तो गाइज आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 558 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेक, किम और लाइन मैन दोनों के दोनों इंचियन में पहुंच चुके होते हैं। और ऑब्वियसली ये दोनों यहाँ के किंग्स को अपने साथ मिलाने के लिए आए हैं ताकि गील्डे किम को हराने में इन लोगों को आसानी हो। लेकिन यहाँ पे आके इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे दुनिया तबाह हो चुकी है, क्योंकि पूरा का पूरा इंचियन टूटा पड़ा होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मची होती है और वैसे भी इसे लैंड ऑफ इंटरनल वॉर कहा जाता है, जहाँ पे पंगे वगैरह चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को इस जगह से और ज्यादा उम्मीदें थी भी नहीं। ऐसी जगह को देख के तो इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अचानक से इनके ऊपर झपट पड़ेगा इनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि ये जगह काफी ज्यादा शांत लग रही होती है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन उसके बावजूद भी लाइन मैन जेक को कहता है, बड़े भाई अगर हमारे ऊपर हमला हो भी गया तो आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो, क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। जेक इसकी बात सुन के कहता है, हाँ तू सच में काफी ज्यादा बदल चुका है बड़े भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप बता सकते हो कि मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ना बे, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कहना चाहता था कि अगर पुराना वाला लाइनमैन होता तो वो मुझे बैग उठाने ना देता। ये सुन के लाइनमैन अपना सर झुका के जेक से बैग लेने लगता है, लेकिन जेक उसको कहता है, इतना परेशान मत हो, मैं तो बस तुझे छेड़ रहा था। और अचानक से ही जेक टॉपिक को चेंज करते हुए कहने लगता है, कहा जाता है ये सब कुछ प्री जनरेशन के टाइम से शुरू हुआ था, या फिर और अच्छे तरीके से कहूँ तो ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब मेरे फादर ने गैप्योंग किम फिस्ट गैंग को बंद करा था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के एरा में, जिसे एरा ऑफ सर्कल्स भी कहा जाता है। ये वही वक्त था जब इंचियन में इंटरनल वॉर्स स्टार्ट हुई थी। लेकिन बड़े भाई आखिर वो लोग वॉर कर ही क्यों रहे थे? वो लोग हमेशा से ही ऐसे थे, किसी से भी एक छोटी गलती होती थी तो वॉर स्टार्ट हो जाती थी। इसका मतलब वॉर प्री जनरेशन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी और अब तक चल रही है। हाँ, इसलिए ऐसी जगह अगर ठीक ठाक हालत में होती तो वो ज्यादा अजीब बात होती। अब मेरा बैग मुझे लौटा दे, मैं उसको खुद उठा सकता हूँ। नहीं बड़े भाई, ये गंदा है, इसको मैं उठा लेता हूँ। वैसे अभी हम जिस इलाके में हैं, ये जगह ज्यादा टूटी फूटी नहीं लग रही है बाकियों के कंपैरिजन में, और मेरे पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे ये एक बुढ़िया से खाना मंगवाते हैं। बुढ़िया खाना लाती है और ये अच्छे देशवासियों की तरह बुढ़िया को थैंक्स कहते हैं। और जे कभी लाइनमैन को यही सारी बातें बता रहा होता है कि यहाँ के किंग्स को उन्हें अपनी तरफ मिलाना होगा, और हमेशा की तरह अपने हिस्से की रेडिश यानी कि मूली को अपने सामने वाले बंदे के सूप में डाल रहा होता है, जो कि वो हमेशा करता है। और जेक के पप्पा जी भी हमेशा यही करते आए हैं, और इन लोगों के सामने जो भी बंदा बैठा होता है कभी भी इनको ये करने से मना नहीं करता। लेकिन लाइनमैन अभी कहता है कि मुझे मेरे सूप में ये चीज नहीं चाहिए। ये सुन के जेक लाइनमैन को कहता है, अब मुझे लग रहा है तू सच में बदल चुका है। लेकिन लाइनमैन बताता है, ये जो आप मुझे हमेशा मूली पकड़ा देते हो ये मुझे कभी भी पसंद नहीं था, बस आज बोल रहा हूँ। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ जो यहाँ के 2 किंग्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी है? इसलिए जेक सबसे पहले लाइनमैन को जैग्योना के बारे में बताता है, जिसने रिसेंटली बुशान में डैनियल पार्क को एक तरीके का धोखा दे दिया होता है। और जेक के सुनने में ये भी आया है कि जेम्स ली के लिए वो काम करता है, यानी कि जैग्योना। और अगर जैग्योना जेम्स ली के लिए काम कर रहा है तो वो दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए जेक खाना खाते खाते कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमें जैग्योना के पास जाके बात करनी चाहिए या फिर नहीं। मेरा मतलब वो जेम्स ली के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है तो वो दुश्मन ही होगा हमारा। लाइनमैन भी गरम गरम खाना खाते हुए बोल रहा होता है कि हो सकता है कि जेम्स ली और गीटे आपस में मिले हुए हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वैसे भी अगर जैग्योना जेम्स के साथ मिला है तो वो हमारे साथ मिलेगा ही नहीं। और जब लाइनमैन ये बात बोल रहा होता है तो जेक ने उसके सूप में जबरदस्ती रेडिश दाल ही दी होती है। और इन दोनों को इनकी कन्वर्सेशन से ये तो पूरा लग रहा होता है कि हो ना हो जैग्योना तो इनका दुश्मन ही होगा। इसलिए इनको जैग्योना के ऊपर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और सीधा दूसरे किंग के पास जाना चाहिए। और वैसे भी एक इंसान को मनाना 2 इंसान को मनाने से आसान होता है। और इसी के साथ दोनों ने अपने सूप के बाउल खत्म कर दिए होते हैं और बुढ़िया से बिल मांगते हैं। बुढ़िया एक मासूम सी स्माइल के साथ इनका काटते हुए बोल देती है, 2 कटोरे सूप के 2,13,000 वॉन हो चुके हैं। ये सुन के इन दोनों की ही हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन लाइनमैन चिल्ला के कहता है, तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो? आखिर 2 कटोरे सूप इतने ज्यादा महंगे कैसे हो सकते हैं? अरे बेटा, क्या तुमने पढ़ा नहीं क्या? टेबल की सेटिंग करने के हम एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। लेकिन इसमें सेटिंग करने वाली बात क्या है? टेबल तो वहीं पे पड़ा है ना, साफ साफ कहो तुम हमारा बेवकूफ बना रही हो। बुढ़िया दोबारा से भोली सी स्माइल के साथ कह देती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तुम शायद बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें ये बात नहीं पता है। लाइनमैन तो अभी बुढ़िया को पेलने के लिए तैयार हो चुका होता है, लेकिन जेक उसको रोक लेता है। इसलिए लाइनमैन को लगता है कि अब जेक बड़े भाई खुद बुढ़िया को पेलेंगे। लेकिन बुढ़िया ने जितने पैसे मांगे होते हैं जेक चुपचाप से उसको इतने पैसे दे देता है। और यहाँ रेस्टोरेंट से जाते हुए लाइनमैन को कहता है, वो औरत जरूर बुरी स्थिति में होगी, इसलिए हमें इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लाइनमैन एक आती हुई टैक्सी को हाथ देते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे आपसे यही उम्मीद थी,
आपकी इस उदारता को देख के तो मेरी आंखें ही खुल गई। मुझे आज फिर से आपसे एक और नई बात सीखने को मिली है। जेक भी फ्लो के साथ बह जाता है और कहता है, लाइनमैन, पैसा सिर्फ एक कागज है और मैंने उस कागज के बदले उस औरत को खुशियां दी हैं। लेकिन बड़े भाई, हम टैक्सी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें मीटिंग स्पॉट में पहुंचना है। क्या आपने इंचॉन के किंग के साथ मीटिंग फिक्स करी है क्या? नहीं, इंचॉन एक बहुत बड़ी जगह है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इधर उधर घूमना हमारे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अभी के लिए तू सो जा, जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो मैं तुझे बता दूंगा। और ऐसे ही इन लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे इनकी उम्मीद से ज्यादा समय बीत चुका होता है और लाइनमैन को एहसास होता है कि ड्राइवर एक ही जगह पे गाड़ी को बहुत बार घुमा चुका है, जिस वजह से इन लोगों का टैक्सी का भाड़ा फालतू में बढ़े जा रहा है। और जब भाड़ा देने की बात आती है तो टैक्सी ड्राइवर भी मुंह फाड़ के बोल देता है, तुम्हारा भाड़ा हो चुका है 1,43,000। ये सुन के लाइनमैन दोबारा किलस जाता है और इस पे चिल्ला के कहता है, अबे अंकल, तू क्या पागल है क्या? शियोल से यहाँ पे आने के भी पूरे 1,00,000 वॉन लगे थे और बस यहीं पे घूमने के 1,43,000 हो गए। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग हमारा दिमाग खराब करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है हम बाहर से आए हैं तो तुम लोग हमें ठगोगे? अभी लाइनमैन टैक्सी ड्राइवर को भी पेलने की सोच रहा होता है, लेकिन जेक इसको भी इसकी मुंह मांगी रकम दे देता है और दोबारा से लाइनमैन को वही बात कहता है कि ये बेचारा किसी बेकार कंडीशन में होगा, इसलिए हमें ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, इसको पैसे दे देने चाहिए। और लाइनमैन दोबारा से वही कहता है, बड़े भाई, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप ये बताओ, अब बड़े भाई शीनो की कार यहाँ पे लेके क्यों नहीं आए? हमारे पास कार थी तो। लेकिन जेक एक स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि हमें उस कार की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं कि इंचियन किस चीज के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है सेकंड हैंड कार्स के लिए, और मैंने यहाँ पे ऑनलाइन पहले से ही एक कार देख ली है जो बहुत सस्ते में मिल रही है। और जैक मोबाइल में लाइनमैन को एक फरारी दिखाता है। ये फरारी मिल रही होती है 7.5 मिलियन वॉन की, जो कि इस कार के हिसाब से काफी कम कीमत है। और जिस बंदे से जेक को ये कार खरीदनी है वो बंदा इन लोगों को यहीं पे मिलने वाला है, इसलिए इस कार को खरीदने के लिए जेक पैसा भर के बैग लेके आ रखा होता है, या फिर कहना चाहिए बैग भर के पैसा लेके आ रखा होता है। और लाइनमैन ये सब कुछ जान के जेक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि अब उसे फरारी में बैठने को मिलेगा। लेकिन जो इनका कार डीलर होता है वो इनको फरारी नहीं एक दूसरी ही कार दिखाता है और बताता है वो जो फरारी थी वो तो आज सुबह ही बिक गई, और क्योंकि वो कार बिक चुकी है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये कार लेके आया हूँ। जरा इसे एक बार देखो, ये फरारी से भी बेहतर है। मैं ये कार तुम्हें बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें फरारी नहीं दे पाया। यकीन मानो, तुम्हें ये काफी ज्यादा सस्ते में पड़ने वाली है। ये तुम्हें पड़ेगी मात्र 13 मिलियन वॉन में, यानी कि ये फरारी से भी ज्यादा महंगी है। ये सुन के लाइनमैन का दोबारा से दिमाग खराब हो जाता है और वो इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हमें ये कार नहीं लेनी, हरामजादे तो हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन ये कार डीलर बदमाशी दिखाते हुए कहता है, अबे ओए, क्या तू मेरे हाथ से मार खाना चाहता है? मैंने तेरे लिए वक्त निकाला और अब तुम लोग ये कह रहे हो कि कार नहीं खरीदोगे? तुम्हें पता भी है मेरे वक्त की कितनी ज्यादा अहमियत है। तुम्हें पता है इस बात के लिए मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता जो कार मैं तुम्हें दे रहा हूँ 13 मिलियन के हिसाब से वो बहुत ज्यादा सस्ती है? मैं सच में ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ क्योंकि तुम बाहर से आए हो। मतलब तुम खुद बताओ, तुम्हें इतने सस्ते में ये कार कहाँ मिलेगी? देखो, मैं लोगों के ऊपर हाथ जरूर उठा सकता हूँ, लेकिन उनका कभी बेवकूफ नहीं बनाता। इससे पहले कि लाइनमैन इससे दोबारा से झगड़ता, जेक इसको पैसों का बैग देते हुए कहता है, ठीक है ये लो, वैसे सच में ये 13 मिलियन वॉन की ही है ना? मोटा हंसते हुए पैसे ले लेता है और कहता है, काफी समझदारी भरा फैसला करा तुमने। सच में मुझे इस डील से नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन इतने में ही बहुत स्पीड में एक बाइक वाला यहाँ पे आता है और मोटे के हाथ में टक्कर मार के बैग को हवा में उड़ा देता है और वापस से बैग को एक हाथ से कैच करता है और कहता है, हे, तुम लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। जरा उस कार की हालत देखो, उसकी सीट बेल्ट देखो, उसका मॉडल ईयर देखो, उसका डैशबोर्ड देखो। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये कार 13 मिलियन वॉन की नहीं है। तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है। यकीन नहीं होता, आज की डेट में भी ऐसे धोखेबाज लोग एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर से तो एक सेकंड के लिए नजर हटाओ तो ये कुछ कांड करने बैठ जाते हैं। मोटा क्योंकि पकड़ा गया होता है इसलिए अपनी कार में यहाँ से भाग जाता है और बाइक वाला पूरे के पूरे इंचॉन की तरफ से जेक लोगों से माफी मांगता है और जेक को कहता है, भले ही इंचॉन में बहुत बुरे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा भी बुरा मत सोचना। इंचॉन इतना भी बुरा नहीं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ के लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे सब लोग खुश हुआ करते थे। यहाँ की ऐसी हालत यहाँ की इंटरनल वॉर की वजह से हुई है। इसलिए अगली बार से जब कभी भी ऐसी सेकंड हैंड कार खरीदो तो काफी ज्यादा संभल के रहना। ये तो एक शांत जगह थी, लेकिन अगर इंचॉन में तुम कहीं और होते तो तुम्हारे पंगे हो जाते, वॉर स्टार्ट हो जाती। और ये कह के बाइक वाला भी अपनी बाइक भगा देता है और जेक ये सब कुछ देख के भी कहता है, उसे जाने दो, वो जरूर बुरी सिचुएशन में होगा। और लाइनमैन एक बार फिर से जेक से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन इन्हें हैरानी तो तब होती है जब पता चलता है कि इनका बैग भी यहाँ पे नहीं है। वो बाइक वाला अपने साथ बैग भी ले गया। दरअसल वो बाइक वाला और कार वाला दोनों मिले हुए थे और इनके पैसे लूटने के लिए ही आए थे। लेकिन लाइनमैन खुद को संभालता है और कहता है, बड़े भाई,
जरूर उस बैग चुराने वाले की भी कोई मजबूरी रही होगी, है ना। और जिस कागज को दुनिया मनी कहती है, हमने उसको वो दे के उसकी मुसीबत से उसको बचाया है ना। मैंने सही कहा ना। और आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो, आपने उसे माफ कर दिया है ना। सच में जेक भाई आप महान हो। लेकिन जेक का अब दिमाग खराब हो चुका होता है और कहता है, अपना मुंह बंद कर, अब मैं ये और नहीं सह सकता। मैं उन सारे के सारे हरामजादों को मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा आता है और जेक को कहता है, मिस्टर जेक किम, तो फाइनली हम मिल गए। लेकिन जेक को लगता है ये एक और जेब कतरा है जो यहाँ पे उसको लूटने के लिए आ रखा है। इसलिए जेक गुस्से में इसकी तरफ बढ़ता है इसको मारने के लिए और कहता है, तो एक और आ गया। हाँ, अब तू कैसा स्कैम करने की सोच रहा है बे? लेकिन इस बार हमें पता है तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो, तो क्या इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली? जेक इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, जवाब दे। लेकिन ये बंदा जैक का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ के उसकी बॉडी को डिसबैलेंस कर देता है और कहता है, मिस्टर जेक किम, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो चुकी है। इतने में ही लाइनमैन भी जेक लोगों की तरफ भागने के लिए तैयार हो चुका होता है और सामने वाले बंदे ने जेक को एक हाथ से पकड़ के हवा में उड़ा दिया होता है। जो देख के लाइनमैन तो हैरान होता ही है, खुद जेक भी हैरान होता है। लेकिन जेक कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, इसलिए वापस से जमीन में लैंड करके खुद की बॉडी को बैलेंस कर देता है और इस बंदे को कहता है, काफी दिलचस्प बात है, तू कोई स्कैमर नहीं है, तो बता आखिर तू है कौन? सामने वाला बंदा कहता है, मेरा नाम है यूजे शियोन। वैसे जो मैं बोलने वाला हूँ ये बोलना अच्छा तो नहीं लगता मुझे, लेकिन तुम्हें समझने में आसानी होगी। मैं हूँ किंग ऑफ इंचियोन, यानी कि ये भी एक हाफ एज्ड किंग है इंचियोन का। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ये अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है, गैब्रियोन किम के बेटे जेक किम, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम जरूर मुझे अपनी अलायंस में शामिल करने के लिए आए हो ताकि हम मिलके गीटे किम को रोक सके। लेकिन गीटे किम ने भी अपनी तरफ से यहाँ पे एक बंदा भेजा है मेरे पास, इसलिए चलो तीनों मिलके बात करते हैं कि मुझे किसकी तरफ शामिल होना चाहिए। और हम देखते हैं ये जो तीसरा बंदा कार में होता है ये और कोई नहीं बल्कि होता है सैमुअल सीओ, जो जेक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जेक भी इसको देख के हैरान हो जाता है कि आखिर ये हरामजादा यहाँ पे कर क्या रहा है। जेक का भी लिटरली ये रिएक्शन होता है कि ये आस्तीन का सांप यहाँ पे कैसे। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। वैसे सैमुअल को आजकल ज्यादा ही स्क्रीन टाइम मिल रहा है क्योंकि ये बंदा हमें आजकल दो मानवाज में देखने को मिल रहा है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये एंचियोन आर्क काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।